नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इंडिया यूएस रिलेशंस में आई गिरावट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया यू टर्न लिया है। कहा कि मोदी अच्छे दोस्त हैं, बात करेंगे, लेकिन ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। अब इंडिया यूएस की बात होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा कर लेंगे। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के द्वारा की गई रेटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। और जब बात होगी देश की, तो देश के मिडिल क्लास की जो समस्या है उससे भी दो चार होंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। भारत अमेरिका ट्रेड डील निगोशिएशन और टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही बातचीत जल्द किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेगी। ट्रंप ने कहा कि वे सभी तरह के ट्रेड बैरियर खत्म करने के लिए आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। क्यों लेना पड़ा ट्रंप को यू टर्न, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे भारतीय परिवारों की। भारतीय परिवारों का औसत तिमाही खर्च पिछले 3 सालों में लगातार 33% से बढ़कर 2025 में 56,000 रुपए हो गया। क्यों देश के मिडिल क्लास का घरेलू खर्च बढ़ रहा है? शहरी परिवार ज्यादा खर्च कर रहे हैं या ग्रामीण? कितनी बड़ी है यह समस्या? इसको आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। विदेशी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने भारत को लेकर गुड न्यूज दी और अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.9% की तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का? कहा तो यह भी जा रहा था कि टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत यूएस के बीच अटकी ट्रेड डील पर बात बनती हुई नजर आ रही। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इसे लेकर पॉजिटिव संकेत दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताते हुए ट्रेड डील के सफल होने की बात कही। तो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंडिया यूएस डील पर जल्द बात पूरी होने की उम्मीद जताई। प्रवीण सर, क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का फोन उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस बात को लेके जब हमने इसी शनिवार को जब एक चर्चा की थी मनी सेंट्रल में ही सर, मनी सेंट्रल में एक चर्चा की थी, जिसमें उस वक्त जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने त्वरित रेसिप्रोकेट किया था और ये कहा था कि जो राष्ट्रपति ट्रंप के भाव हैं उनके साथ मैं एग्री करता हूँ। उसके बाद की अगली कड़ी की और हमने इस बात की का जिक्र किया था तब कि अब अगला पड़ाव इसका ये होगा कि दोनों देश के नेताओं के बीच में एक फ़ोन कॉल पे बातचीत होगी और उसके बाद एक मुलाकात भी मुमकिन है। अब चीज़ें कुछ कुछ उसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक सीधी बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के नेताओं के बीच के जो बयान आए हैं वो ये साफ तौर पे जाहिर करते हैं। जी सर। अब देखिए, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा या रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा। पहली बात, जो खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रेड डील को लेके अब बातचीत और आगे बढ़ेगी। इस पूरे आप देखें पिछले लगभग 1.5-2 महीने से ट्रेड को लेके पूरी की पूरी चर्चा एकदम से ठंडे बस्ते में चली गई। अगस्त के आखिर में एक दौरा होना था अमेरिकी टीम का, भारत का 25 अगस्त को दौरा होना था। वो दौरा रद्द किया गया। रिलेशंस ऐसा लगा कि बिल्कुल नीचे रसातल में एक तरह से चले गए हैं। चीन के पाले में जाने की बात कही राष्ट्रपति ट्रंप ने और उसके बाद अब फिर एक बार से रिवाइव होते हुए दोनों देशों के संबंध दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है उसको कम से कम उसका आभास अब शायद जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप को हो रहा है। भारत को किस चीज़ का फ़ायदा हुआ? भारत को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि पिछले 3-4 महीने में भारत ने बिल्कुल एक शांतिपूर्ण तरीके का पूरे मामले को व्यवहार रखा। किसी तरीके का एग्रेशन नहीं, किसी तरीके के ऐसे बयान नहीं जिस तरह के बयान हमने पीटर नवारो या जो स्कॉट बेसेंट के या उनके दूसरे जो लटनिक हैं, होवार्ड लटनिक हैं, उनके बयान देखे। अमेरिकी प्रशासन के बड़े ओहदों पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से कोई भी गैर जिम्मेदाराना या एक तरह से कहें कि हम आक्रामकता वाला बयान, ना प्रधानमंत्री ने तो कोई बयान दिया ही नहीं, किसी भी मंत्री के लेवल से भी इस तरह के बयान नहीं आए। लेकिन सर, जनमानस में तो ये बात उमड़ रही है प्रवीण सर कि जिस तरह से राजा कुछ कह रहा है और सेनापति का बयान जो है ठीक उलट आ रहा है, तो इसको कैसे देखा जाए? ट्रंप साहब का बयान है कि इट्स प्रो इंडिया
और पीटर नवारो और तमाम जितने भी आप अधिकारियों के नाम ले रहे हैं, वो तो बहुत बहुत गंदा आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, आरोप लगा रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो क्या बैलेंसिंग करने की कोशिश? हाँ, कैरेट इन वन हैंड एंड स्टिक इन अनदर हैंड वाला जो एक जो कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ से आप साथ आए, दूसरी तरफ से आप कोशिश करें कि आर्म ट्विस्टिंग की जा सके, उस तरह की कोशिश है। लेकिन भारत असल में इस पूरे जो मसला है ट्रेड का या रशियन ऑयल के इंपोर्ट का, उस पे भारत पीछे हटने को राजी है नहीं जी। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि भारत रूस का तेल खरीदता रहेगा। जी, विशाल जी, तो जी। भारत अपने, और दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने किसी भी स्तर पर ये आश्वासन अमेरिका को नहीं दिया है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार इस बात को दोहराते रहे 1.5-2 महीने पहले कि भारत बड़ी रियायतें देने को तैयार है फार्म पे और बाकी डेयरी सेक्टर में बिल्कुल अपने टैरिफ को कम करने के लिए भारत एकदम तैयार हो गया है और हम बहुत जल्दी एक डील कर लेंगे। जी। लेकिन भारत की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि हमने किसी प्रोडक्ट पे जीरो टैरिफ का ऐलान नहीं किया है। आज भी भारत का स्टैंड वही है। ऐसे में अगर देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे खेल और सबसे बड़ा पेच यही है कि फार्म सेक्टर को लेकर और भारत सरकार में भी या प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अमेरिका के साथ एक ऐसी डील करना जिसमें भारतीय किसानों और डेयरी जो फार्मर्स हैं उनके हित सुरक्षित बने रहें। क्योंकि एक चीज इधर की उधर हुई और आप समझिए कि डोमेस्टिक लेवल पे जो विरोध है वो भी बहुत तेजी से उभरता हुआ दिखाई देगा। सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सरकार फार्म सेक्टर को किसी भी तरह खोलने का फैसला लेती है या नहीं। तो सरकार भी बिल्कुल सतर्क है, चौकन्नी, और मुझे लगता नहीं है कि फार्म सेक्टर पे या डेयरी सेक्टर पे किसी भी तरह की रियायत के लिए मोदी सरकार तैयार है। विचार जी। अब सर, चूंकि 85,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है इस डील की वजह से, और लगातार मैं सर इस पूरे क्रोनोलॉजी को भी आपसे समझने की कोशिश करता हूं। बेसिकली मैं आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से और डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, 5 सितंबर को एससीओ में समिट थी, वहाँ 3 जो थे राष्ट्राध्यक्ष, उनका फोटो वायरल हुआ और उसके बाद इनका स्टेटमेंट आया कि लगता है कि हम लोगों ने इनको खो दिया चीन के हाथों से। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 6 सितंबर को इनका बयान आता है, फिर यूटर्न लेते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा तैयार हूं, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहा हूं। उसके बाद आज 10 तारीख है सर, ये स्टेटमेंट देना, ये क्या बतलाता है सर? इनको किस बात की डर है कि फिर वो भारत के साथ आना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा डर ये है कि भारत साउथ एशिया में अमेरिका का एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर उभरता हुआ दिखता था। पिछले 25 साल में दोनों देशों ने एक बहुत सावधानी पूर्वक तरीके से इन संबंधों को इस मुकाम तक पहुंचाया। अलग अलग राष्ट्रपति आए, अलग अलग प्रधानमंत्री भारत में आए, मनमोहन सिंह रहे, वाजपेयी जी रहे, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की 10 साल से सरकार है जी। इन सभी पूरे पीरियड में कभी भी भारत और अमेरिका के संबंधों को नीचे जाते हुए नहीं देखा। लगातार उनमें विस्तार हुआ, गंभीर गहरे संबंध होते हुए दिखे। जी। अब पहली बार ऐसा हुआ कि 25 साल के संबंधों की जो पूरी कहानी थी उसमें एक तरह से पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। तो मोटे तौर पे अमेरिका ये किसी कीमत पे नहीं चाहेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा इस वक्त अगर अमेरिका को कोई चैलेंज कर रहा है, अमेरिका की हेजेमनी को कोई चैलेंज कर रहा है, अमेरिकन डॉलर को अगर कोई चैलेंज कर रहा है, तो वो है चीन। जी। और अमेरिका किसी कीमत पे ये नहीं चाहेगा कि चीन के हाथों दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चीन एक साथ मिलकर काम करें। ये अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ा ब्लो होगा, सबसे बड़ा झटका होगा। जी। तो अमेरिका किसी भी हालत में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए उसको लगता है कि जितने संबंध तैयार किए गए वो पूरा का पूरा अब उस पर पानी हो सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप को अब किसी ने सही सलाह दी होगी कि आप इन चीज़ों को रीसेट करने की कोशिश करें। जी। जी। और उसी कड़ी में वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सर, ये तो हो गई गुडी बात। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हायर एक्ट 2025 की। कहा जा रहा है कि ये अमेरिका का एक नया कानून है और इससे सबसे ज़्यादा जो खतरा है सर, वो भारतीय आईटी कंपनियों को लेकर है। पूरा मामला क्या है सर? एक नया लॉ, क्या प्राइवेट बिल था? न्यूज़ रूम में हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे आपसे। पूरी बात को आसान भाषा में समझाइए। नहीं, देखिए, ये 30 लाख करोड़ की जो भारत की आईटी इंडस्ट्री है उसके लिए एक ये बहुत बड़ा खतरा है और ये एक दूसरी चुनौती है जिसका सामना आईटी सेक्टर कर रहा है। एक चुनौती आपके सामने एआई की थी और दूसरी चुनौती
टैरिफ। एआई की अगर हम चुनौती की बात करें तो उसका बड़ा हिस्सा था जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके तरफ, कंपनियों के लिए फिर भी एक तरह से वो ठीक है। दूसरा जो बात जो चुनौती आई है वो हायर एक्ट के लिए आई है, की तरफ से आई है। एक प्राइवेट मेंबर बिल है ये, जिसको अमेरिकन उसमें पेश किया जाना है। अगर ये लागू होता है तो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस बिल में ये कहा गया है कि जो इसका अमेरिकी बिल का कंपनियां जो हैं, हाँ। अगर वो विदेशी कंपनियों की मदद लेती हैं, बिल्कुल। सर्विसेज लेती हैं, तो उन पे 25% टैक्स लगेगा। बिल्कुल। अब चूंकि मेरे पास कुछ आंकड़ा है सर, अगर आईटी सेक्टर का अगर कुल सालाना रेवेन्यू देखें, मैं भारतीय आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूं सर, तो वो 254 बिलियन के आसपास है। और भारतीय आईटी कंपनियों की 50 से 60% जो इनकम है सर, वो अमेरिका से आती है। और अगर भारतीय आईटी सेक्टर की मैं बात करूं सर, तो करीब 54 लाख लोग जो है यहाँ नौकरी करते हैं। तो समस्या बहुत बड़ी है सर। अगर यहाँ पे अगर शुरू हो गया वो लॉ की वजह से अगर दिक्कत, तो फिर तो नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हायर एक्ट ये है। इसमें जो बात आप बता रहे हैं कि एक्साइज टैक्स लगेगा, जो कि जो पेमेंट यूएस कंपनियां किसी अपने फॉरेन पर्सन या पार्टनर को करती हैं उनकी सर्विसेज लेने के लिए, ऐसी सर्विसेज जिनसे यूएस सिटीजन्स को फ़ायदा होता है। अब सर्विस कौन ले रहा है? सर्विस ले रही हैं अमेरिकन कंपनियां, चाहे अमेरिकन हेल्थ केयर कंपनियां हो, चाहे अमेरिकन आईटी कंपनियां हो, जो अपना काम आउटसोर्स कर रही हैं। तो एक बात समझिए कि भारतीय कंपनियों को झटका लगेगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन इसका असर और कहाँ पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा दरअसल अमेरिकन कंपनियों पे। जो आप आउटसोर्स कर रहे हैं, क्या दुनिया के दूसरे मुल्क उस आउटसोर्सिंग का ठेका उठाने के लिए कैपेबल हैं? क्या दुनिया के दूसरे मुल्कों में इतने ट्रेंड आईटी इंजीनियर हैं जिन्हें आप अपना आउटसोर्स कर सकें? प्लस ये इस एक्ट में ऐसा कहीं नहीं है कि ये भारत पर ही लगेगा। जहां आप देंगे उन पे लगेगा, अक्रॉस ग्लोब लगेगा। तो अब मान लीजिए इन्फोसिस को जिस चीज़ में महारत है, आप उसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स कहाँ से लेके आएंगे? क्या अमेरिका में आईटी सेक्टर के लिए इतना स्किल्ड वर्कफोर्स है जो उनको जो आउटसोर्स सर्विस वो इन्फोसिस या ऐसी कंपनी को देते हैं वो वहाँ की किसी कंपनी को दे सकें या लोगों को दे सकें? क्या इतने लोग हैं? फिर क्या जो ह्यूमन जो रिसोर्स की कॉस्ट है, क्या वो अमेरिकन कंपनियों की नहीं बढ़ेगी? ये भी तो एक मसला है भाई। अमेरिकन आईटी कंपनियां भारतीय आईटी कंपनियों को आउटसोर्स क्यों करती हैं जी? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको वर्कफोर्स पे आपको फायदा होता है। अब इंडियन कंपनियों के अगर मार्जिन कम होंगे तो दूसरा तरीका उसका ये है कि ये जो कॉस्ट में बड़ा इजाफा होगा उसको अपने क्लाइंट्स को पास ऑन कर देंगे। तो अल्टीमेटली इसका वजन कहाँ पड़ेगा? क्योंकि आपको अपने जो क्लाइंट्स हैं, आम यूजर जो आपका सर्विसेज को यूज कर रहा है, आपको उसके लिए वो सर्विस चाहिए। तो अल्टीमेटली इसका बोझ जो है वो अमेरिकन कंपनियों पे पड़ सकता है, ऐसा तमाम एनालिस्ट कह रहे हैं। जी जी। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ सर, बिल्कुल। अगर मान लीजिए यहाँ के आईटी सेक्टर पर अगर मार पड़ती हुई नजर आएगी तो उसके बाद तो सर मुझे लगता है कि रियलिटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हाउसिंग डिमांड जो है, ये सब कोलैप्स होने के नौबत। देखिए, अब इसमें बड़ी बात यह है कि इस कानून का पास होना बहुत मुश्किल है। हाँ, इस कानून का पास होना मुश्किल है। अगर पास होता है तो ये वाकई एक बड़ा झटका होगा, और इसको अगर आप कंबाइन कर लेंगे एआई के साथ, तो जो इंडियन आईटी एम्प्लॉयज़ के सामने एक जो समस्या खड़ी हुई है इस वक्त, वो एक समस्या बहुत विकराल रूप ले सकती है। और अगर आप सौरभ मुखर्जिया या ऐसे कुछ और जो जानकार हैं उनकी अगर आप बात को देखें सुने, तो उनका कहना है कि चाहे हैदराबाद हो चाहे बेंगलोर हो, इस तरह के जो आईटी हब हैं वहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट होते हुए अब नज़र आ रहे हैं। जो घर खरीदा है, जो हाउस होल्ड के सामान खरीदे हैं, वहाँ पे अब लोग अपनी किस्तें भरने में मुश्किल पा रहे हैं। और उसमें आप ओरेकल को देख लीजिए, चाहे उसमें आप टीसीएस को देख लीजिए, एक जो ले ऑफ की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है वो एक बहुत खतरनाक इस वक्त का ट्रेंड है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसका असर देश के आम परिवारों के खर्च पर भी पड़ रहा है। भारत में इस साल यानी 2025 में आम परिवारों के तिमाही खर्च में 33% की बढ़ोतरी हुई है, जो 56,000 रुपये तक पहुंच गया। इसका दावा अर्बन एंड रूरल इंडिया में कंज्यूमर बिहेवियर पर वर्ल्ड पैनल बाय न्यूमरेटर की एक रिपोर्ट में किया गया। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में बसे परिवारों के घरेलू खर्च में हर साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उछाल आया है। अब इसी बात को समझिए आंकड़ों से। शहरी बाजारों में औसत
तिमाही खर्च जो है जून 2022 में 52,711 रुपये था, यानी 52,711 रुपये था, और ये बढ़कर मार्च 2024 में 64,583 रुपये और मार्च 2025 में ये 73,579 रुपये हो गया। इसी तरह ग्रामीण परिवारों का औसत तिमाही खर्च जून 2022 में 36,104 रुपये था और ये बढ़कर मार्च 2025 में 46,623 रुपये हो गया। प्रवीण सर, ये रिपोर्ट जो है 6,000 परिवारों के बीच किए गए सर्वे के आधार पर बनाई गई। असल समस्या क्या है हम आपसे समझना चाहेंगे। अब इसी के साथ सर मेरा एक अगला सवाल ये भी होगा कि सरकार तो गा रही है कि भाई जो महंगाई है बड़ा कम है, सीपीआई इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो 1.55 है, कहा जा रहा है कि अगली तिमाही में भी देखिएगा तो 1% से नीचे है। और दूसरी तरफ जो वास्तु स्थिति है, धरातल की स्थिति ये है कि लोग इतना खर्च कर रहे हैं कि उनके पास सेविंग्स नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, इसमें जो महंगाई, जो लोगों के बजट बिगड़े हैं, या एक जो आम परिवार अपने खर्चों को संभालने की जद्दोजहद से गुजर रहा है इस वक्त, उसमें एक बड़ा हिस्सा उसके एजुकेशन पर होने वाला खर्च और दूसरा खर्च है सबसे बड़ा उसकी ईएमआई का, जो कर्जा ले रखा है। किस चीज़ की ईएमआई? ईएमआई हर चीज़ की ईएमआई है। नो कॉस्ट शहरी अगर आप इलाकों में देखेंगे तो फ़ोन से लेके घर तक, अप्लायंसेस से लेके आपकी कार, बाइक, सारा जो पूरी इकोनॉमी है शहरी इलाके की, वो दरअसल लोन पे, कर्ज पे टिकी है। बैंकों के लिए फ़ायदे का सौदा है कि जहाँ पे उनको क्रेडिट ग्रोथ चाहिए, और एक इकरा की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अब 26 में जो बैंकों की क्रेडिट है उसमें 20 लाख करोड़ का इजाफा हो सकता है, 19 लाख से 20.5 लाख करोड़ रुपए तक का इजाफा हो सकता है। एक अच्छी खबर है बैंकों के लिए। लेकिन हाउस होल्ड्स के लिहाज से अगर आप देखें तो जिस बात को बार बार कहा जाता है कि क्या ये एक डेट ट्रैप जो है वो भारतीय मिडिल क्लास को खा रहा है, वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावी होती हुई या सही साबित होती हुई दिखाई देती है जी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि शहरी इलाके में एक तिमाही में एक परिवार का खर्च 73,000 रुपये को पार कर गया है। एक साल पहले ये खर्च आपका 64,000 रुपये के आसपास था एक तिमाही में। ग्रामीण इलाकों में भी खर्चा बहुत तेज़ी से शूट अप हुआ है। अगर आप जो एक तिमाही का खर्च, जो एवरेज खर्च है, दोनों का कंबाइन करके देखेंगे तो उसमें एक साल में 14% की तेज ग्रोथ है। ग्रामीण इलाकों में 46,000 रुपये के पार चला गया है आपका हाउस होल्ड का एक तिमाही का खर्चा। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में जो आम परिवारों के खर्च हैं उसमें एक बड़ा और ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, और उसके पीछे वजह है आपका शिक्षा पे खर्च, और दूसरा आपके जो ईएमआईज़ का जो बर्डन है लोगों का, उसको चुकाने में लोगों का ज़्यादातर पैसा चला जा रहा है जी। और इसी बात की तरफ अभी जब हम पिछली खबर में चर्चा कर रहे थे यूएस वाली, जिसमें मैंने सौरभ मुखर्जी का जिक्र किया, वो बात भी यही आ जाती है कि इस बर्डन के तले दबे हुए लोग क्या डिफ़ॉल्ट करने की कगार पे पहुंच सकते हैं। ये खतरा पूरी, दरअसल जिसको बार बार कहा जाता है कि मिडिल क्लास एक बड़े क्राइसिस में है, बड़े मुश्किल में है, वो बात यहाँ पे आके फिर शुरू होती है। प्रवीण सर, इस कहानी को मैं एक रील से भी जोड़ना चाहूँगा। एक रील बहुत आजकल वायरल है जिसमें एक व्यक्ति है, फ़ोन लिए हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वो कह रहा है कि इसके मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं और एक जो गाड़ियाँ देख रहे हैं जो सोसाइटी से बाहर निकल रही है, ये असल में जो है ये घोस्ट है। मतलब कह रहे हैं कि भूताहा टाइप का ऐसे कुछ मामला वो कह रहे हैं कि सभी लोग जो है सिर्फ नौकरी करने के बाद यहाँ सोने आ रहे हैं, उसके बाद फिर उसी रसातल में बढ़ने हुए हैं कि सुबह उठना है, जो गाड़ी से जा रहे हैं वो गाड़ी पर भारी भरकम लोन है, जिस घर में वो रह रहे हैं उस पर मतलब लाखों करोड़ों का जो है वो कर्ज है। वो कर्ज ही लोगों को जो नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी से बाहर निकलने से अनुमति नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, वो कर्ज आपको उस जाल में बांधे हुए है कि आप उससे निकल नहीं सकते। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस जो है, कर्ज की क्राइसिस है। ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है कि परिवार को किस तरह चलाया जाए। जब आप एक मेट्रो में रह रहे हैं तो वहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है, और अब इसको अगर हम बिल्कुल अब ताज़ा तरीन चीज़ के साथ अगर जोड़ें कि जो सरकार ने कोशिश की है कि जीएसटी को एक लो लेवल पे लेके आने की, 5% और 18% की चीज़ों को सस्ता करने की, उससे एक राहत मिलने की उम्मीद ज़रूर है। उसमें आरबीआई का जो कर्ज सस्ता किया है उससे ईएमआई के बोझ में कमी आने की बात है। लेकिन अब आप सोचिए कि एक जो घर खरीदने के लिए जो व्यक्ति निकला है, दिल्ली एनसीआर की ही अगर आप बात कर लीजिए तो अब एक ठीक ठाक घर आपको 1 करोड़ रुपए के नीचे नहीं है।
क्या लोगों के वेज ग्रोथ इस हिसाब से हुए हैं कि वहाँ पे वो 1 करोड़ का घर अफोर्ड कर पाएँ, या 1 करोड़ का लोन ले पाएँ सर? बिल्कुल, या 50, 60 या 70 लाख का लोन ले पाए, क्या 30-40 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करने लायक कैपिटल लोगों के पास हैं? तो सेविंग्स जो सर, है, एक समस्या सेविंग पर भी आप बोलिए। जिस हिसाब से अगर ईएमआई आदमी भर रहा है, बच्चों की फीस भर रहा है, स्वास्थ्य वाला भी मामला है ही भाई, कभी अगर बीमारी हो गई तो उसका लिए भी आपको मोटा खर्च करना पड़ रहा है। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस ले लिया तो उस पर भी आपको प्रीमियम दे रहे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर सब हिसाब जो ईएमआई पर बैठी हुई है। इस हिसाब में सबसे ज़्यादा मार अगर पड़ती है सर, तो वो डिपॉजिट्स पे भी पड़ती है। लोगों की सेविंग्स भी बड़ी घटती हुई नज़र आ रही है सर, बचत हो ही नहीं पा रहा है, ईएमआई में कट जा रहा है, और कुछ जो है लग्जरी खर्चे जो हैं, दिखावा वाला जो खर्च है उस पर चला जा रहा है पैसा। ये बिल्कुल, ये पूरा एक ट्रैप है जिसमें लोग फंसे हुए हैं। नौकरी करना और उस नौकरी शोबाजी को करना। 20, 25, 30 साल तक खींचना, जिसमें उम्मीद ये की जाती कि किसी तरह जो घर खरीदा है उसको कर्ज से मुक्त कर लिया जाए और बच्चे पढ़ा लिए जाएं, उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे का क्या है, क्या उतना उनके पास पैसा है। और सेविंग्स वाकई लोगों की बच पानी इस दौर में बहुत मुश्किल हो जाती है विशाल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा पाया। विदेशी रेटिंग एजेंसियां फिच रेटिंग्स ने भारत को लेकर गुड न्यूज़ दी और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकॉनमी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.9% की तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। ये फिच द्वारा पिछले से जताए हुए अनुमान यानी 6.5% से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट में एजेंसी ने एक और अच्छा अनुमान जो है वो जाहिर करते हुए कहा कि देश के लोगों को साल के अंत में रेपो रेट कट का तोहफा भी मिल सकता है। प्रवीण सर, इससे पहले फिच ने यह भी कहा था कि अमेरिकी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर मामूली असर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसे आखिर में कम भी किया जा सकता है, ऐसा भी दावा किया गया था। फिच ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB नेगेटिव पर बरकरार रखा है। सर, रेटिंग बढ़ने से क्या भारत को फायदा होगा, और पूरे पिक्चर को हम आपके लेंस से समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, रेटिंग अगर आपकी बढ़ती है तो एक तो दुनिया भर में जो आपकी साख है मजबूत होती है, दरअसल वो मजबूत होती है। इंटरनेशनल जो आपकी लैंडिंग एजेंसियां हैं, जो बड़ी एजेंसियां, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उन संस्थाओं से आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए या दूसरे जो आप ह्यूमन वेलफेयर के जो आप प्रोजेक्ट चलाते हैं, चाहे गरीबों के कल्याण के लिए हो, वहाँ पे आपको फंडिंग मिलने की उम्मीद बढ़ती है। आपका ये पता चलता है, आपकी क्रेडिट वर्थीनेस पता चलती है। जिस तरह हमारे सिबिल स्कोर हैं उसी तरह क्रेडिट रेटिंग है, तो वो एक देश का सिबिल स्कोर देश का सिबिल स्कोर है, एक तरह से उसकी रेटिंग है। ये एक जो क्रेडिट रेटिंग के साथ जो एक ग्रोथ का फोरकास्ट बढ़ाया है FY26 के लिए, ये एक बेहद सिग्निफिकेंट स्टेप है जी। बहुत सारे, और खुद भारत के जो अभी एक जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने तक ये कहा कि हमारी 0.5% ग्रोथ नीचे जा सकती है। CA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CA अनंत नागेश्वरन जो हैं, उनके तरफ से कहा गया अभी एक कार्यक्रम में। ऐसे वक्त पे फिच जो एक विदेशी एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, उसका 0.5% ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को हम बार बार कह चुके, अपने मनी सेंट्रल में भी हमने डिस्कस किया कि अगर पहली तिमाही की ग्रोथ अगर 7.8% है, दूसरे तिमाही की ग्रोथ को 7% या उसके आसपास रहने की अगर हम बात मानकर चल रहे हैं, जिसके पक्के दावे करे जा रहे हैं, एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तो इसके बाद ऐसा मुमकिन है कि भारत के लिए ये 2025-26 7% या उसके आसपास की ग्रोथ वाला साल साबित हो जी। और अब उसी पर एक तरह से ये मोहर यहाँ पे फिच रेटिंग की रिपोर्ट भी लगाती है, जो ये कह रही है कि पूरे साल में भारत की ग्रोथ 6.9% रह सकती है, यानी तकरीबन 7% के आसपास रह सकती है। ये एक बहुत बड़ा जी बेहतर कहें कि इकोनॉमी के लिहाज से है, क्योंकि हम एक असाधारण परिस्थिति का सामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। कोविड के बाद एक ऐसे हालात हैं जहाँ पे कि भारी भरकम टैरिफ से पूरा देश गुजर रहा है। सरकार ने भी बड़े रिफॉर्म के फैसले लिए हैं, लेकिन तब भी आप समझिए कि अगर 50% के टैरिफ में देश का लगभग 50-60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट फंसा हुआ है जी, लाखों नौकरियों पर संकट है। ऐसे वक्त पे अगर आप 7% की ग्रोथ हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये आप ये समझिए कि भारत की इकोनॉमी एक तगड़ा रेजिलियंस दिखा रही है। मुश्किल वक्त में शो कर रही है। विशाल,
सर इससे और अच्छी बात जो है, पॉजिटिव बात ये भी है कि वित्त वर्ष 2027 के लिए कहा गया है कि जो रेट है 6.3% और 28 में 6.2% के आसपास रहने की बात है। लेकिन सर कुछ फैक्टर्स पर भी चर्चा कर लेते हैं, किन आधार पर कहा गया कि भारत में जो मजबूत उपभोक्ता खर्च है या जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, उसके वजह से जो घरेलू डिमांड है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है, ये एक फैक्टर कहा गया। उसके बाद सरकार की जो बहुत अच्छी योजना की भी बात कही गई कि वो जो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात कहा गया कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन वो वाला जो कदम उठाया गया है उससे भी जो है उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिलती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा लास्ट फैक्टर बताया गया कि जो निवेश है वो बाहर से विदेशी जो निवेश है सर वो भी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि FIIs की जो बिकवाली का आंकड़ा जो है वो बहुत ही डरावने वाला था, लेकिन चीज़ें अब ठीक होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये जो है गुडी फैक्टर जो है वो आता हुआ दिखा है। तो कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस मौजूदा फिस्कल के पहली जो तिमाही आई उसमें ग्रोथ रेट कितनी मिली? 7.8% जी। इससे ठीक पहले यानी FY 24-25 की आखिरी तिमाही में यानी लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर 4 में ग्रोथ रही थी हमारी 7.4%। Q1 में यानी पहली तिमाही में सर्विसेज सेक्टर की अगर आप ग्रोथ को देखेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा, वो रही थी 9.3% इसी पहली तिमाही में, और चौथी तिमाही में ये 6.8% थी। तो आप देखिए कि एक तिमाही में सर्विसेज सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें अच्छा खासा जंप दिखाई दिया है। इसके बाद जो प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट फाइनल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 7% पे रहा है, और ये कई तिमाहियों बाद ऐसा हुआ कि जब हम 7% के प्राइवेट कंजम्पशन की ओर देख रहे हैं इतनी ग्रोथ को। तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर हैं जो ये बताते हैं कि इकोनॉमी में चीज़ें अभी दुरुस्त बनी हुई हैं, अभी मजबूत हैं जी। अब जो कंजम्पशन का पैटर्न है उसमें और इजाफा आ सकता है, जिसको जो कहें बूस्टर डोज मिली है जीएसटी कटौती से। आप समझिए कि एक परिवार का जो एक मोटे आकलन जो अलग अलग तरह से किए गए हैं उसमें किसी भी एक परिवार का औसतन जो खर्च है एक महीने का उसमें तकरीबन 2000 रुपए की बचत हो सकती केवल जीएसटी के कटौती की वजह से है। इसके साथ ही अब आप समझिए कि बूस्ट मिलेगा आपका जो कार सेल्स हैं, और ईवे बिल का भी अगर आप डेटा देखेंगे अगस्त का तो वो बहुत मजबूत डेटा आया है और सेकंड हाईएस्ट डेटा है ईवे बिल का जुलाई के बाद जी। तो उसके पीछे तो ये भी तर्क दिया जा सकता है जिस तरह से जो टैरिफ को लेकर जो अनसर्टेनिटीज था सर, उसमें कहा गया कि इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बढ़ चढ़ कर सोच रहे थे कि अपना जितना माल है वो जल्दी जल्दी खपा लिया जाए, विदेशों में भेज दिया जाए, उससे वो आंकड़ा अच्छा आ रहा था सर। ये फैक्टर था ना? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप जीएसटी के जो कलेक्शन का डेटा देखेंगे या बाकी जो दूसरे फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स हैं वो सभी इकोनॉमी में ठीक ठाक रफ्तार की तरफ इशारा और सर फिच अकेला नहीं है, S&P की भी मैं बात करूं सर, S&P ने भी भारत की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को BBB निगेटिव से बढ़ाकर BBB कर दिया था। इंडियन इकोनॉमी को लेकर उन्होंने जो आउटलुक दिया वो भी स्टेबल दिया। और वर्ल्ड बैंक की भी मैं बात करना चाहूँगा सर, उन्होंने भी GDP ग्रोथ का अनुमान जो है 6.3 पर बरकरार रखा था। और अगर RBI की बात कर लिया जाए सर तो 6.5% के आसपास था। तो सभी लोग बड़े बुलिश नजर आ रहे हैं सर। बिल्कुल। और उसके बाद ये भी है कि RBI अब हो सकता है अगले क्वार्टर या फिर ये फिच की रिपोर्ट में कहा जा रहा है, हाँ माफ कीजिए, अक्टूबर या फिर दिसंबर एक रेट कट RBI की तरफ से अगर और आता है तो आप समझिए कि न सिर्फ कर्ज की दरें सस्ती होंगी बल्कि लोगों का भी जो EMI का बर्डन है वो और नीचे चला जाएगा और कम हो जाएगा। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।